नमस्कार। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है क्रेडिट क्रिएशन या साख का सृजन। किसी भी देश की जो बैंकिंग प्रणाली होती है उसमें एक एपेक्स बैंक होता है जिसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, और कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं जो साख का सृजन करते हैं। तो और कैसे वो करते हैं? साख का क्या मतलब होता है? साख का मतलब होता है लोन या ऋण। ऋण को किस तरह से वो सृजित करते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स या वाणिज्यिक बैंक, ये फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट कहा जाता है इनको, या साख की फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जो उनके जो डिपॉजिट्स होते हैं उसकी तुलना में कई गुना वो ऋण देने में समर्थ होते हैं। तो कैसे ये, इसी को हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन के द्वारा सभी जो अर्थव्यवस्था के जो सभी क्षेत्र होते हैं उनको वे साख सुविधाएं या ऋण प्रदान करने में सक्षम होते हैं और उनके विकास में सहायक होते हैं। तो यह प्रक्रिया किस प्रकार से काम करती है उसके बारे में आज हम जानेंगे। क्रेडिट क्रिएशन का जो आधार क्या होता है? साख सृजन का आधार बैंक की जमाएं होती हैं, बैंक डिपॉजिट्स होते हैं। बैंक के डिपॉजिट्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक जमाएं या प्राइमरी डिपॉजिट्स, दूसरा होता है व्युत्पन्न जमाएं या डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट्स किसको कहते हैं? जब कोई जो है नगद के रूप में या चेक के रूप में अपने जमाओं को बैंक में जमा करता है, डिपॉजिट करता है, तो वह प्राथमिक जमा होती है। कस्टमर्स के द्वारा जो प्राइमरी डिपॉजिट्स अराइज और फॉर्म्ड व्हेन कैश और चेक इज डिपॉजिटेड बाय कस्टमर्स। जब बैंक के जो ग्राहक होते हैं या लोग जो बैंकिंग फैसिलिटी लेते हैं वो अपने नगद या चेक के द्वारा बैंकों में जमाएं करते हैं तो उसको हम प्राइमरी डिपॉजिट्स कहते हैं। मुद्रा या चेक के राशि के रूप में एक व्यक्ति जब मुद्रा को जमा करता है तो वो जो है उसके अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देता है, बैंक उसके खाते में जमा कर देता है। अब उस मुद्रा को जब भी चाहे एक ग्राहक चेक के द्वारा या कैश के रूप में निकाल सकता है। इसे जो है प्राथमिक जमाएं या नकद जमाएं कहते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट्स, इट इज आउट ऑफ दीज प्राइमरी डिपॉजिट्स दैट द बैंक मेक्स लोन्स एंड एडवांसेस टू इट्स कस्टमर। ये जो प्राथमिक जमाएं हैं इन्हीं के आधार पर बैंक अपने जो ग्राहक हैं उनको ऋण और अग्रिम की सुविधाएं देता है। तो दिस द इनिशिएटिव इज टेकन बाय द कस्टमर्स देमसेल्व्स। इन दिस केस द रोल ऑफ बैंक इज पैसिव। ये जो डिपॉजिट्स इनको एक पैसिव जमा डिपॉजिट्स या निष्क्रिय जमाएं भी कहते हैं। डेरिवेटिव डिपॉजिट्स क्या होते हैं? अब इन जो प्राथमिक जमाएं हैं उनके आधार पे जो जमाएं उत्पन्न होती हैं उनको हम व्युत्पन्न जमाएं कहते हैं। बैंक डिपॉजिट्स आल्सो अराइज व्हेन अ लोन इज ग्रांटेड और व्हेन अ बैंक डिस्काउंट्स अ बिल और परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब एक बैंक व्यक्तियों को ऋण देता है या किसी बिल को डिस्काउंट, उसके बिल की पुनर्कटौती करता है या सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है तो उससे भी बैंक जमाएं सृजित होते हैं। Deposits which arise on account of granting loan or purchase of assets by banks are called derivative deposits. इन्हें हम व्युत्पन्न जमाएं कहते हैं। क्योंकि ये जो है ऋणों को देने पर या संपत्तियों की खरीद करने पर ये जो ये जमाएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। इन जमाओं के सृजन में बैंकों का जो काम है वह बहुत सक्रिय होता है, इसलिए इन्हें सक्रिय जमाएं भी कहते हैं। क्रेडिट क्रिएशन अब किस तरह से होता है? जब एक बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करता है तो तुरंत वह उसका नकद भुगतान नहीं करता है। यह
उसकी राशि को, उसका जो खरीद कीमत होती है, उसे सरकार के खाते में जमा कर देता है, क्रेडिट कर देता है। तो अब उस सरकार को, उस सरकारें उस राशि को तुरंत जो है निकाल सकती है, या फिर कभी भी चेक से निकाल सकती है जब भी यह चाहे। सरकार के जो the power of commercial banks to expand deposits through loans, advances and investment is known as credit creation. सार्वजनिक बैंक की वह शक्ति जिससे वह ऋण देने के द्वारा, अग्रिम के द्वारा और निवेश के द्वारा जमाओं का विस्तार करता है, उसे हम साख सृजन के नाम से जानते हैं। साख सृजन में वह किस तरह से प्रक्रिया इसकी होती है? जो बैंकिंग सिस्टम होता है वह संपूर्ण रूप से अपने बैंक में जो जमाएं होती है उससे कई गुना साख का सृजन करता है। इसे साख का जो वो मल्टीपल एक्सपेंशन कहते हैं। कई टाइम इसका जो है, कई गुना उसका विस्तार जब होता है तो उसे साख का सृजन कहा जाता है। और जब किसी भी बैंक से निकासी होती है धन की, तो क्रेडिट का मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन या बहुस्तरीय संकुचन उसे कहा जाता है। अब क्रेडिट क्रिएशन की जो प्रक्रिया है वह क्या होती है? साख सृजन की प्रक्रिया, इसे जो है हम एक मान्यता के द्वारा लेते हैं। मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था में ABC अनेक वाणिज्यिक बैंक हैं और जिनके अलग अलग डिपॉजिटर्स या अलग अलग जमा करता हैं। हर बैंक को अपनी जमाओं का 10% नगद कोष के रूप में रखना पड़ता है, और 1000 की जो नई जमा बनाई जाती है, 1000 रुपए की नई जमा जब की जाती है, तो उससे क्या होता है? उसे 10% तो अपने पास रखेगा बैंक, और 900 रुपए का जो है ऋण दे देगा। तो उसकी बैलेंस शीट इस तरह होगी: प्राइमरी नए डिपॉजिट 1000, एसेट नया कैश 1000 रुपए, और टोटल 1000 और 1000। अगर एसेट और लायबिलिटी के दोनों के टर्म में जब इसका 10% जब यह अपने पास रख लेता है रिजर्व के रूप में, और 900 रुपए जो है वह ऋण के रूप में देता है, तो अब इसकी बैलेंस शीट किस तरह से होगी? लायबिलिटीज में डिपॉजिट्स जो है 1000 रुपए, न्यू कैश 100 रुपीज अपने पास जो रख रहा है, लोन एक्स को जो दे रहा है वह 900 रुपए, तो एसेट्स इसके जो है ये 1000, और लायबिलिटीज ये जो डिपॉजिट्स जो हुए थे वो 1000 रुपए। ने वाई से 900 रुपए के मूल्य की वस्तु खरीदी, वाई ने वह 900 रुपए बी बैंक में जमा कर दिए। अब बी बैंक का जो डिपॉजिट है वह 900 रुपए से बढ़ जाता है, और इसका जो कैश है वह भी 900 रुपए से बढ़ जाता है। अब वो 10% अपने पास कैश रिजर्व के रूप में रख रहा है, और 90 रुपए तो अपने पास वह कैश रिजर्व के रूप में रख रहा है, और बाकी जो 810 रुपए है वह फिर जेड को जो है वो लोन दे रहा है। बी जो है 10 जेड को 810 रुपए का लोन दे रहा है। तो बैलेंस शीट बी की किस तरह से होगी? डिपॉजिट उसके 900 रुपए, ये उसकी प्राथमिक जमा हो जाएगी, और डेरिवेटिव डिपॉजिट जो क्रिएट होगा वो 810 रुपए जेड को लोन दिया है, 90 रुपए कैश रिजर्व के रूप में रखा है, तो इधर जो है लायबिलिटीज 900 रुपए और एसेट्स जो है 900 रुपए, तो टोटल जो है अब जेड 810 रुपए की कीमत का जो है एस से जो है करता है खरीद, और
एस इस 810 रुपए को सी बैंक में जमा कर देता है। सी अब 10% को रिजर्व के रूप में रखता है, यानी 81 रुपए को रिजर्व के रूप में रखता है और 729 रुपए को किसी और दूसरे व्यापारी से खरीद लेता है। तो बैंक सी का जो बैलेंस शीट होगा वह इस तरह से हो जाएगा। लायबिलिटीज में डिपॉजिट्स जो है जमा है 810 रुपए, एसेट्स में या जो है परिसंपत्तियां नगद के रूप में जो है कैश रिजर्व्स के रूप में 81 रुपए रख रहा है, लोन 720 रुपए दे रहा है, तो यहाँ 810 और 810। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, जो बैंकिंग सिस्टम एबीसी है पूरे को एज ए होल हम अगर देखें तो पोजीशन इस तरह से होगी। बैंक ए का जो डिपॉजिट्स है 1000 रुपए, कैश रिजर्व रेशियो जो रखा गया है वो 100 रुपए, लोन दिया 900 रुपए। बैंक बी के डिपॉजिट्स 900 रुपए, कैश रिजर्व रखा 90 रुपए, लोन दिया 810 रुपए। बैंक सी का डिपॉजिट 810 रुपए, कैश रिजर्व उसके 81 रुपए और लोन दिया 729 रुपए। तो टोटल जो क्रेडिट क्रिएशन कितना हो रहा है, टोटल डिपॉजिट 2710 रुपए के हो जा रहे हैं। इनिशियल डिपॉजिट देखिए अब 1000 रुपए से टोटल डिपॉजिट्स बढ़ के इतने हो जा रहे हैं, और जिसमें से 271 रुपए जो है या इसका जो 10% अपने पास कैश रिजर्व के रूप में बैंक रख रहे हैं, और लोन जो है उससे 2439 रुपए का 1000 की प्राइमरी डिपॉजिट के आधार पे 2439 रुपए का लोन देना बैंक्स के लिए संभव हो पा रहा है। तो यह साख सृजन की प्रक्रिया होती है। अब ये जो साख सृजन है उसके सीमाएं क्या होती हैं, उसकी सीमाएं यह होती हैं कि बैंकों का जो क्रेडिट क्रिएशन का जो शक्ति है वह इस बात पे निर्भर करती है कि वह कितना नगद प्राप्त कर रहे हैं। यदि बैंकों को ज्यादा नकदी मिलती है तो वो ज्यादा साख का सृजन कर पाते हैं। सभी जमाओं का उपयोग साख सृजन के रूप में नहीं हो पाता है। बैंक को अपने पास डिपॉजिट्स के रूप में कैश रखना पड़ता है, और अगर आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करते हुए कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देती है तो और विशेषतः यह इन्फ्लेशन की स्थिति में होता है, तो वैसी स्थिति में साख का सृजन को प्रभावित हो सकता है, साख का सृजन ज्यादा नहीं हो पाता है। साख का सृजन इस बात पर भी निर्भर करता है कि लोगों में बैंकिंग की आदत किस प्रकार की है। अगर बैंकिंग की आदत कम होती है, अर्थव्यवस्था में बैंकिंग की सुविधाएं कम होती हैं, तो साख का सृजन कम हो पाता है। अर्थव्यवस्था में व्यापार की जो प्रकृति है वह किस प्रकार की है, वह भी उस पर भी साख का सृजन निर्भर करता है। अगर मंदी का दौर होता है तो उस समय साख का सृजन को प्रभावित होता है। क्रेडिट क्रिएशन में कुछ लीकेजेस या रिसाव भी होते हैं, क्योंकि लोग अपने जो मुद्रा है उसे निष्क्रिय कैश के रूप में या निष्क्रिय नकदी के रूप में अपने पास रखते हैं, जो कि बैंक सिस्टम में नहीं आ पाता है। A bank creates credit in the process of acquiring sound and profitable assets like bills and government securities. यह भी क्रेडिट साख सृजन में एक बाधा होती है। यदि लोगों की लिक्विडिटी प्रेफरेंस ज्यादा होती है, तरलता पसंदगी ज्यादा होती है, तो लोग अपने पास ज्यादा कैश रखना चाहते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब होता है लोगों का धन को नगद के रूप में रखने की इच्छा, तो उससे बैंकों की साख सृजन का जो शक्ति है वह कम हो जाती है। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति किस प्रकार की है, उसके ऊपर भी साख सृजन की जो क्षमता है वह प्रभावित होती है। अगर सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशनरी क्रेडिट कंट्रोल की को जो है अपना रहा है, तो अब CRR और SLR यानी कैश रिजर्व रेशियो या
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी नकद जमा अनुपात और संवैधानिक तरलता अनुपात को अगर बढ़ा देता है तो बैंकों को अपने पास और रिजर्व बैंक के पास ज़्यादा जो है जमाओं के ज़्यादा प्रतिशत को नकद के रूप में रखना पड़ता है, जिससे कि क्रेडिट क्रिएशन करना बहुत संभव नहीं हो पाता है और उस पर जो है रोक लगती है। तो यह साख नियंत्रण की प्रक्रिया थी और उसके क्या सीमाएं हैं उसके बारे में आज हमने जाना। धन्यवाद।